Hello everyone, I welcome you all in this online lecture series of basic electrical engineering. This is lecture number 3 of module 1 DC circuits. ठीक है, लास्ट लेक्चर्स में अभी तक हमने बेसिक्स डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा है. ठीक है, इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कनेक्शंस के बारे में, रेजिस्टेंस कनेक्शंस के बारे में, क्योंकि फर्स्ट मॉड्यूल में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड हमें बहुत सारे सर्किट्स करने होते हैं. तो जो बेसिक्स हैं वो एक बार रिवीजन करना ज़रूरी है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट होता है बीच बीच में सर्किट्स जब आएंगे उनको सॉल्व करने के लिए. तो किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंसेज हैं वो बेसिकली 3 टाइप से कनेक्ट हो सकते हैं. सबसे पहले सीरीज कनेक्शन हो सकता है, दूसरा पैरेलल कनेक्शन हो सकता है, और तीसरा सीरीज एंड पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है. ठीक है, तो 3 तरह के कनेक्शंस में रेजिस्टेंस कनेक्ट हो सकते हैं किसी भी सर्किट के लिए. तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं सीरीज कनेक्शन को. लेट्स से सीरीज कनेक्शन हमारे पास है, तो हम देखेंगे कि सीरीज कनेक्शन सबसे पहले बनता कैसे है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो सीरीज कनेक्शन है या नहीं. ठीक है, तो एक बेसिक डेफिनेशन की अगर हम बात करें सीरीज सर्किट के लिए, कोई अगर सीरीज सर्किट है या सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंसेस हैं, तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे. इसका बेसिकली आइडेंटिफिकेशन का तरीका है कि व्हेन रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एंड टू एंड, व्हेन रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एंड टू एंड. एंड टू एंड का मतलब है कि जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं वो सारे रेजिस्टेंस अपने एंड से कनेक्टेड हो नेक्स्ट रेजिस्टेंस के साथ. राइट, फॉर एन एग्जांपल, अगर हमारे पास 3 रेजिस्टेंसेस हैं, दिस इज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये 3 रेजिस्टेंसेस हैं. इन 3 रेजिस्टेंसेस को हमें सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट करना है. कैसे कनेक्ट करेंगे? हम फर्स्ट रेजिस्टेंस के एंड पॉइंट को सेकेंड रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर देंगे, सेकेंड रेजिस्टेंस के एंड पॉइंट को थर्ड रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर देंगे. दिस इज रेजिस्टेंस R1, दिस इज रेजिस्टेंस R2 एंड दिस इज रेजिस्टेंस R3. तो हम क्या देखेंगे? हम ये देखते हैं कि तीनों रेजिस्टेंस के एंड टू एंड आपस में कनेक्टेड हो चुके हैं. राइट. दूसरी चीज, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि सीरीज कनेक्शन या सीरीज सर्किट जब बनता है तो देयर इज ओनली वन पाथ ऑफ करंट. सिर्फ एक ही पाथ होता है करंट को फ्लो होने के लिए. फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, लेट अस से दिस इज अ करंट I व्हिच इज फ्लोइंग फ्रॉम हियर. ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है मान लेते हैं. तो ए पॉइंट से एक करंट एंटर हो रहा है, यहाँ से फ्लो करना शुरू हो रहा है. तो हम देखेंगे कि जो करंट ए से एंटर हुआ वही सेम करंट R1 के थ्रू जाएगा, वही सेम करंट R2 के थ्रू जाएगा, वही सेम करंट R3 के थ्रू जाएगा. देर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव पाथ अवेलेबल टू फ्लो दिस करंट. कोई भी दूसरा पाथ यहाँ पर करंट को फ्लो करने के लिए नहीं है. ये सबसे इम्पॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन है जब सीरीज कनेक्शन को हम देखते हैं, सीरीज सर्किट को हम देखते हैं, कि करंट उस पर्टिकुलर पोर्शन में से जिसको हम कह रहे हैं कि ये सीरीज में है, क्या सिर्फ एक ही पाथ है वहां से करंट को फ्लो होने के लिए. अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर वहां से कोई दूसरा पाथ भी कहीं से बीच में से करंट के फ्लो होने के लिए मिल जाता है, तो वहां पर सीरीज कनेक्शन नहीं होगा कभी भी. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. राइट. नाउ कंसिडर करते हैं, लेट अस से a current was flowing through this R1 and through this R2 and through this R3. तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप होगा. लेट अस से वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 इज V1, let voltage drop across R2 is V2 and the voltage drop across R3 is V3. ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर तीनों रेजिस्टेंसेस को एक साथ कंसीडर करें, या अगर हम ए से बी के बीच का टोटल पोटेंशियल देखें, तो व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल इन बिटवीन ए एंड बी? द पोटेंशियल इन बिटवीन ए एंड बी इज नथिंग बट इक्वल्स टू बी. ठीक है, ए बी के बीच का पोटेंशियल है V. तो टोटल V कितना होना चाहिए?
V must be equals to V1 प्लस V2 प्लस V3 होना चाहिए, ठीक है। टोटल पोटेंशियल ऑफ A and B must be equals to this voltage plus this voltage plus this voltage, because these three resistances are connected in between A and B. A current I is flowing through all the resistances, and according to the Ohm's law, V1 and V2 and V3 जो voltage drop है across all the three resistances, तो total voltage V will be equals to V1 plus V2 plus V3. अगर V1 की वैल्यू को देखें तो V1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, as per the Ohm's law V1 equals to I into R1. V2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अगेन करंट सेम है, रेजिस्टेंस R2 है, तो I into R2. And for this R3, similarly we can write I into R3, right? This is equals to V. From here take I common, we'll get R1 plus R2 plus R3. If I को इधर ले आए V के नीचे, तो क्या मिलेगा, V upon I is equals to R1 plus R2 plus R3. V by I क्या होता है, ओम्स लॉ के हिसाब से V इक्वल्स टू होता है I into R, और V अपॉन I इज इक्वल्स टू R, ठीक है। V क्या है, V है टोटल ए बी का पोटेंशियल, I क्या है, I है टोटल A टू B करंट जो फ्लो हो रहा है। इसका मतलब V बाई I क्या होगा, V बाई I होना चाहिए टोटल A B के बीच का रेजिस्टेंस, राइट। तो V बाई I हो गया R A B, the resistance in between A and B terminal RAB is equals to R1 plus R2 plus R3, ठीक है। यहाँ से क्या प्रूफ हुआ, यहाँ से ये प्रूफ हुआ कि अगर तीन रेजिस्टेंसेज या तीन से ज्यादा या दो कितने भी हो सकते हैं सीरीज में कनेक्टेड हैं जिनमें सेम करंट फ्लो हो सकती है या हो रही है, तो उन रेजिस्टेंसेस का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा दैट विल बी द सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। वो क्या होगा, सम होगा सारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस का मिला के, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या, सीरीज कनेक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरे कनेक्शन पे। सेकंड है हमारे पास पैरेलल कनेक्शन। नंबर 2 पे हमारे पास है पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन की पहचान कैसे होगी, पैरेलल कनेक्शन की सबसे बड़ी पहचान है कि जब दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेस किसी कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड हो, मतलब उनके सिमिलर पॉइंट्स एक एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड हो, तो वो कहलाते हैं पैरेलल कनेक्शन, राइट। कैसे, मान लीजिए हमारे पास रेजिस्टेंसेस हैं, एक R1, एक R2, एक R3, ये तीन रेजिस्टेंस हमारे पास हैं। तो इन तीनों रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट होने के लिए ऊपर के जो तीन पॉइंट्स हैं वो तीनों के तीनों पॉइंट्स एक सेम पॉइंट से कनेक्ट हो जाने चाहिए, और नीचे के जो पॉइंट्स हैं तीनों के तीनों वो एक दूसरे कॉमन पॉइंट से कनेक्ट हो जाने चाहिए। लेट अस से दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। ये पहली पहचान है पैरेलल कनेक्शन के लिए कि जब दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेस कुछ इस तरह से कनेक्टेड हो कि उनकी वन साइड एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड हो और दूसरी साइड दूसरे कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड हो, तो वो तीनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल कनेक्शन में कहलाते हैं, राइट। पैरेलल कनेक्शन में कहलाने का मतलब है कि अगर कोई करंट ए पॉइंट से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, आई करंट, ठीक है, तो उस आई करंट को फ्लो होने के लिए वहां से तीन पाथ मिलते हैं। पहला पाथ है थ्रू दिस, दूसरा पाथ है थ्रू दिस, तीसरा पाथ है थ्रू दिस R3। इसका मतलब आई करंट तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाना चाहिए। यहाँ से एक चला गया थ्रू R1, दूसरा चला गया थ्रू R2, तीसरा चला गया थ्रू R3, ठीक है। वापस से तीनों करंट आकर मिल जाएंगे यहाँ पे इस पॉइंट पर, R1 इधर से आया, R2 इधर से आया, I3 इधर से आया, ये तीनों के तीनों करंट आके इस पॉइंट पर मिल गए, एंड तीनों के तीनों यहाँ पर आने के बाद हमें वापस से जो करंट मिल जाएगा वो सेम करंट होगा जो ए से एंटर किया था, सेम करंट बी से एग्जिट कर जाएगा,
राइट। तो क्या पहचान हुई? पहचान ये हुई कि सबसे पहली पहचान है दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेस वन साइड पर एक कॉमन पॉइंट से जुड़े हों, दूसरी साइड पर दूसरे कॉमन पॉइंट से। दूसरी पहचान ये है कि करंट जो एंटर होगा वन साइड से वही सेम करंट दूसरी साइड से एग्जिट होना चाहिए, राइट। जो भी करंट ऊपर से आएगा वो करंट तीनों रेजिस्टेंसेस में डिवाइड हो जाएगा। कितना कितना जाएगा ये डिपेंड करता है रेजिस्टेंसेस की वैल्यू के ऊपर, क्योंकि रेजिस्टेंस एक ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं करंट के लिए। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम करंट उसके थ्रू जाएगा, जितना कम करंट होगा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा करंट उसके थ्रू वहां से जा सकता है, ठीक है। नाउ अगर ए और बीच के पोटेंशियल की बात करें तो लेट अस से वी हैव ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, दैट इज V, ठीक है। ये है पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। अब चूंकि तीनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं तो सेम पोटेंशियल तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा, क्योंकि तीनों ही रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में लगे हुए हैं। R1 भी ए बी के बीच में है, R2 भी ए बी के बीच में है, R3 भी ए बी के बीच में है। तीनों रेजिस्टेंस जब ए बी के बीच में है तो नेचुरली जो भी पोटेंशियल ए बी का होगा वही सेम पोटेंशियल तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो है V। नाउ ओम्स लॉ लगाते हैं। ओम्स लॉ के हिसाब से I1 करंट जो R1 के थ्रू जा रहा है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? हमारा फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ के हिसाब से V इक्वल्स टू IR और I इक्वल्स टू V अपॉन R। I1 करंट का वोल्टेज है V अपॉन R, रेजिस्टेंस है R1। सिमिलरली I2 करंट के लिए वोल्टेज सेम रहेगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा R2 एंड I3 के लिए वोल्टेज है V, रेजिस्टेंस होगा R3, ठीक है। अगर इन तीनों करंट को सम करें तो हमें क्या मिलता है? I मिलता है, कर देते हैं। हमारे पास है I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। Put all the values of I1, I2, I3 here, we'll get V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3, और यहाँ से V को कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V को I के पास ले आते हैं, I अपॉन V इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब I अपॉन V क्या होता है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ है V इज इक्वल्स टू I इंटू R और R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। यहाँ पर है I बाई V, तो क्या हो जाएगा? I अपॉन V इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन R के, ठीक है। लेकिन कौन सा रेजिस्टेंस होना चाहिए? सवाल ये है कि यहाँ पर कौन सा रेजिस्टेंस R होना चाहिए। अब I क्या है? I इज द करंट विच इज फ्लोइंग इन बिटवीन A एंड B। V क्या है? V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि I अपॉन V क्या होना चाहिए? इस A और B के बीच का एक रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम? अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन राइट हियर एज 1 अपॉन RAB must be equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, ठीक है। यहाँ से कि फॉर्मूला डिराइव हो गया है पैरेलल सर्किट का। इसमें क्या है? तीन रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगे हुए थे, तो तीनों रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा? द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस का रेसिप्रोकल। यहाँ पर क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस RAB is equals to the sum of individual reciprocal of the resistances। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या है? 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अगर इन तीनों को सम किया जाए तो हमें क्या मिलता है? रेसिप्रोकल ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस 1 अपॉन RAB, ठीक है। तो ये चीज हमारी यहाँ पर सामने निकल कर आई है। तो सीरीज और पैरेलल से हमने दो चीजें और सीखी हैं। पहली ये कि सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होता है सारे रेजिस्टेंसेस के थ्रू, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज है वो हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम होना चाहिए, ठीक है। हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम वोल्टेज होता है। ये दो चीजें हमें हमेशा याद रखनी है कि अगर रेजिस्टेंसेस सीरीज में है तो सेम करंट फ्लो होना चाहिए, और अगर रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है तो करंट डिफरेंट हो सकता है और वोल्टेज हमेशा सेम होगा।
करंट डिफरेंट हो सकता है का मतलब ये है कि अगर R1 और R2 दोनों बराबर हैं आपस में तो नेचुरली दोनों के थ्रू करंट भी सेम जाएगा। वो बाय चांस बिकॉज ऑफ द इक्वल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस पॉसिबल है, अदरवाइज अगर वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंसेस आर डिफरेंट देन करंट का जो वैल्यू है, जो करंट रेजिस्टेंस के थ्रू पास होगा वो हमेशा डिफरेंट ही होगा। ठीक है, तीसरे केस की बात करते हैं। तीसरा केस है हमारा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में थर्ड वाला केस है सीरीज पैरेलल। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब है कि कुछ रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगे हों, कुछ रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हों, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो कंसीडर करते हैं एक सिंपल सा सर्किट, 3 रेजिस्टेंस लगा हुआ सर्किट, जिसमें एक रेजिस्टेंस है R1, एक रेजिस्टेंस है R2, एक रेजिस्टेंस है R3। ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में कनेक्ट करेंगे हम, यानी कि इनका एक साइड सिंगल कॉमन पॉइंट से जोड़ेंगे, दूसरा पॉइंट दूसरे कॉमन पॉइंट से जोड़ेंगे, और ये जो R1 है उसको हम इसके साथ सीरीज में जोड़ देंगे। ये हो गया हमारा A पॉइंट, ये हो गया हमारा B पॉइंट। तो क्या दिख रहा है हमें यहाँ से? हमें दिखाई दे रहा है कि R2 और R3 दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं। उसके बाद इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो R1 के साथ कनेक्टेड है। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना होता है? ऐसे केसेस में हमें पार्ट्स में सर्किट को सॉल्व करना होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहा है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहा है, सीरीज क्रिएट नहीं होगा। आप देखिए R1 और R2 सीरीज में नहीं है। कैसे नहीं है? आप यहाँ से कोई करंट फ्लो कराएंगे तो सेम करंट आपका यहाँ से R2 के थ्रू नहीं जाएगा, क्योंकि जो भी करंट यहाँ से फ्लो होगा वो कुछ पार्ट यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, कुछ पार्ट यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली R1 और R3 भी सीरीज में नहीं है, बिकॉज करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सेम करंट यहाँ से फ्लो नहीं होगा। दैट इज वाई वी कैन नॉट से कि R1 और R2 या R1 और R3 सीरीज में हैं। बट यस, हम ये कह सकते हैं कि R2 और R3 दोनों पैरेलल में हैं। वो कैसे कह सकते हैं? वो इसलिए कह सकते हैं क्योंकि R2 और R3 दोनों का एक साइड का पॉइंट यहाँ इस कॉमन पॉइंट से जोड़ दिया गया है, ये कॉमन पॉइंट से जोड़ दिया गया है, और R2 और R3 के दूसरे साइड का पॉइंट यहाँ इस कॉमन पॉइंट से जोड़ दिए गए हैं। दैट इज वाई बोथ ऑफ देम आर कॉल्ड इन पैरेलल, राइट। उसके बाद ये जो दोनों पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट यहाँ पे एक्सटेंड हो गए हैं। ये ए पॉइंट की तरफ एक्सटेंड हो गया है, ये बी पॉइंट की तरफ एक्सटेंड हो गया है। ठीक है, ये एक्सटेंशन ऑफ पॉइंट भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन दोनों सर्किट को ऐसे लें, मतलब इस पोर्शन को, बीच वाले पोर्शन को अगर बाहर निकाल के कुछ इस तरह से बना दें और ये एक्सटेंशंस ना क्रिएट करें, ये R2 है, ये R3 है, यहाँ पर कोई एक्सटेंशन पॉइंट्स नहीं है, तो ये दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में नहीं होंगे जब तक कि इन दोनों पॉइंट पे एक्सटेंशन नहीं आएगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट जब तक यहाँ एक्सटेंशन नहीं आएंगे तब तक वी कैन नॉट से कि ये पैरेलल में है, राइट। अगर एक्सटेंशन नहीं होगा तो दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में होंगे, क्योंकि सेम करंट जो यहाँ से फ्लो होगा वही सेम करंट R3 से इस डायरेक्शन में इस तरह से घूमता रहेगा। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको? मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो भी पॉसिबल कनेक्शन हमें दिखाई देगा सबसे पहले हम उसको सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल जो हमने अभी अभी सीखे हैं सीरीज और पैरेलल से। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले हमारे पास जो क्रिएट हो रहा है वो हो रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इतने पार्ट को अगर हम पहले सॉल्व करें R2 और R3 को, मान लीजिए ये पॉइंट C है और ये B है, तो सबसे पहले हम B और C पॉइंट के बीच की बात करेंगे। तो लेट्स से द रेजिस्टेंस बिटवीन C एंड B, RCB क्या हो जाएगा? हमने अभी अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था और उसमें देखा था कि जब दो रेजिस्टेंस या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हुए हों तो उनको हम कैसे सम करते हैं? उनको हम सम करते हैं, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल मस्ट बी इक्वल्स टू होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के, 1/R2 + 1/R3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से सॉल्व करने के बाद हमें मिल जाएगा RCB इज इक्वल्स टू R2 × R3 अपॉन R2 + R3। एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया,
हमें यहाँ का रिजल्टेंट मिल गया आरसीबी का कि R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3। अब इतना रेजिस्टेंस निकालने के बाद अगर इस सर्किट को रीड्रॉ करें तो रीड्रॉ करने के बाद ये कैसा दिखेगा, ये कुछ इस तरह का दिखेगा। R1 अभी भी सर्किट में कनेक्टेड है, ये C पॉइंट है, ये B पॉइंट है। C और B के पॉइंट में जो दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे थे उन दोनों को हमने सॉल्व करके एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया है जिसकी वैल्यू है RCB के। ये है आपका रेजिस्टेंस RCB जिसकी वैल्यू है R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3। नाउ अब आप देखेंगे कि ये R1 और RCB ये दोनों अब सीरीज में लगे हुए हैं, क्योंकि कोई भी करंट जो R1 के थ्रू जाएगा वही सेम करंट RCB के थ्रू होता हुआ पास हो जाएगा। नाउ वी कैन से कि RAB is equals to R1 plus RCB, that is R1 plus R2 R3 upon R2 plus R3। ये हमारा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन इस तरह से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एक साथ पूरे सर्किट को ना सॉल्व करते हुए पार्ट्स में सर्किट को सॉल्व करना होता है, और सबसे पहले वो पोर्शन सॉल्व करना होता है जिसमें जो क्लियरली हमें नजर आ रहा हो कि ये सीरीज है या पैरेलल है। ठीक है, ये चीज हमें बेसिकली यहाँ पर ध्यान देने होती है। ठीक है, तो दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस। इनको सॉल्व कैसे करना है, क्या उनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस होते हैं, ये हमने यहाँ पर समझ लिया है। और यहाँ से जो भी चीज हमने सीखी है वो आगे जब हम सर्किट सॉल्व करेंगे मॉड्यूल 1 में, वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें काम आने वाली है। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू।